मैंने पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन डिजीज एंड ट्रीटमेंट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंसरी, माने कौन कौन से सिस्टम्स हमारे इस वर्ष में हैं एग्जामिनेशन को लेकर। तो उसके अंदर मैंने आपको 5 सिस्टम्स के नाम लिए थे: सेंसरी, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर मैंने शुरुआत की कुछ बीमारियों के बारे में आपके साथ चर्चा करी थी। अनीमिया है, अनीमिया से लेकर हीमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है, अर्थ है ना, और एथेरोस्क्लेरोसिस है। चाहे इनमें से कुछ एक बीमारियां केवल एक में नहीं आती, दूसरे के साथ भी बहुत बात जुड़ी होती है। जैसे सेंसरी है, लेकिन वो ऑटो इम्यून भी हो सकती है। एंडोक्राइन है, लेकिन वो सेंसरी भी हो सकती है, किसी एक दूसरे पर्टिकुलर एरिया के साथ भी हो सकती है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसी, लेकिन एक से दूसरे के साथ भी वो जुड़ी होती हैं। ऐसी जैसे अनेक बीमारियां हैं, लेकिन तो भी एक चैप्टर में एक बीमारी, एक तरह की बीमारी को क्लासिफाई करने के लिए, ये जैसे रेमेटोइड अर्थराइटिस है, जो रेमेटोइड हार्ट डिजीज है, माइटल वाल्व है, ये सर्कुलेशन के साथ जितनी बीमारियां हैं वो इसके साथ जुड़ी हैं। लेकिन फिर भी वो ऑटोइम्यून भी हो सकती हैं और नॉन ऑटोइम्यून भी हो सकती हैं। हमने एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ हमने जाना था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन और उनके डिसऑर्डर्स के संबंध में। आपने कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सेंसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं? थोड़ा बातचीत शुरू कर लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? बताना शुरू करो, थोड़ा चर्चा भी रहेगी, याद भी रहेगा, दिमाग में भी घुसेगा। आंखें, कान, नाक और प्लीज टंग। थोड़ा थोड़ा बताना है। मोनिका जी, आपने कहा जैसे सेंसरी ऑर्गन के अंदर आंख है, नाक है, कान है, और और जीभ स्किन है, स्किन स्किन है। मोनिका जी अब बाकी बोलेंगे। हाँ। अच्छा स्किन लाल, भी है, जीभ भी है। स्किन भी है, स्किन भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आती है ना। सबने पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा 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 सबने बोलना है। बोलोगे तो कंसंट्रेशन मेरी तरफ रहेगा, नहीं बोलेंगे तो कंसंट्रेशन मेरी तरफ नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए, और सुखमन, तुम भी अपना कैमरा ऑन करके रखो। अरे खुल के बहुत भाई हम्म। बताइए। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्लास के समय पर, क्लास में रहिए। दूसरा काम करोगे, बाद में फिर बोलोगे एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आए। इसलिए पढ़ाई के समय थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ओके, ठीक, ओके। ठीक। अभी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि हमने जो बात की पीछे सेंसरी अलग अलग उनकी सिस्टम्स की, उनमें बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या क्या हमारा इसमें रहेगा ये मैंने बताया था। लेकिन मेजर के अंदर क्या है जो अभी इस बार अपना रहेगा, जो आज की क्लास में, वो है सेंसरी ऑर्गन्स, जिसके अंदर आपने बताया अब कौन कौन सी बीमारी इसमें आती हैं। तो जैसे कान से रिलेटेड बीमारियां हैं, कान की कौन कौन सी बीमारियां हैं? हाँ, कुछ नाम बता सकते हैं कान की बीमारियों के? हेयर अच्छा, लॉस, टिनिनिट्स भी होता है। टिनिटस भी होता है, हेयरिंग और लॉस, वेरी गुड, और कौन सा होता है? ड्राई आइज। नहीं, पहले हम केवल एक की बात करते हैं, कान की बात करते हैं। कान के अंदर क्या क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है कान में। अच्छा, और? हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस, वेरी गुड विनीता। और एक एक व्यक्ति एक एक चीज बोलते जाओ। अच्छा लाल जी आप भी बोलो, तुषार तुम भी बोलो। भैया क्लासिक का नंबर है तुम्हारे पास? टिनीटस हो सकता है।
हाँ उससे टिनिटस, बहुत अच्छा। तुषार तुमने क्या बोला? मैं बताओ ये टिनिटस क्या सर, रेट टिनिटस। महीना गया ठीक। ना तो और फिर वही रेट पड़ गया। 12 दूनी 24 हो जाएगा। अच्छा लाल जी, आपके, तो मैं भी बात करो तो फिर हाँ, आपके पीछे से पैसों का हिसाब किताब आ रहा है। 12 दूनी 24 रुपये ले लो। ठीक है। म्यूकस और क्या हो इन्फेक्शन सकता आचार्य है? जी। हैं? म्यूकस इन्फेक्शन ईयर में। म्यूकस इन्फेक्शन हो सकता है। और ठीक, और भी हैं इसके अंदर। मेनियस डिजीज भी आती है कानों के कारण से। अगर कानों के अंदर बैलेंस ठीक नहीं है तो वर्टिगो भी कानों के कारण से आते हैं। हम्म। कान के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। कान का जो पर्दा कभी कभी उस पर्दे से पस बाहर आने का क्रम रहता है ना? तो दोनों है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तो उसका बड़ा कारण क्या है? कि वो उसको सुन नहीं पा रहा। सुन नहीं पा रहा। ये जितने भी ना बोलने वाले लोग हैं ना, जिनको हम बहरे और गूंगे बोलते हैं, तो गूंगा बहरेपन के कारण से गूंगा होता है। अगर जीप पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तब आप मान के चलिए कि वो बहरा था, इसीलिए गूंगा है। अदरवाइज तो सुन रहा है तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो हमने कुछ जानकारी कान की। इसके बाद हम बात कर रहा हूं मैं, आंखों की कौन कौन सी बीमारी आती हैं? थोड़ा नाम बताओ। आंखों की बीमारी। वाटरिंग ऑफ आई। हम्म। वाटरिंग ऑफ आई सर, कंजक्टिवाइटिस सर। आंखों से वाटर साइज, ओके। कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस। और रायट्स। आई फ्लू। ड्राई आई आई, आई फ्लू। और हाँ, आंख से कंजक्टिविटीज भी पानी हो आता सकता है आंखों में। वो आ गया वाटरसाई, आंखों में पानी। हम्म। कैटरेक्ट भी होता है आंखों में। कैटरेक्ट भी होता है, वेरी गुड। और उम्र बढ़ती है तो ग्लूकोमा भी आता है। ऐसे ही अंदर एक मैकुला होता है, तो मैकुलर डिजनरेशन भी आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक बीमारी है जो इसके अंदर आती है। तो हमने कान की बात की और आंख की बात की। अब बात करते हैं नाक की। नाक में कौन कौन सी बीमारी आती है? कौन कौन सी बीमारी आती है नाक में? आपके पास साइनस। आपके पास पुस्तक है नहीं है? डिजीज एंड नहीं है ट्रीटमेंट सारा। पार्ट 2। आचार्य जी बड़ी वाली है वो, डिसीज एंड ट्रीटमेंट वाली जो सबसे बड़ी book है, वो पार्ट वाली 2, है फिलहाल। पार्ट 1। जो सबसे बड़ी वाली थी, एक ही में, मतलब आज मैं जब आया था उधर से बिल्कुल ली थी। बिल्कुल, उसी की बात कर रहा हूं मैं, है ना? पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है ना, तो उसके अंदर आपकी जो बुक है, जो आपके थर्ड ईयर के अंदर है, वो बुक है कि नहीं आपके पास? तो मेरे पास जब पढ़ो तो बुक खोल लिया करो। मुकुंद जी, आज आप मौन में हैं क्या? आज आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। ये नहीं। तो क्वेश्चन आंसर चल रहा है। जी। चलो, और बताओ। तो आप भी बताओ, कान के और आंख की कोई बीमारी आपको ध्यान में आती है? साइनस हो सकता है। नाक की आ गई साइनस। और गंध का अभाव गुरुजी, गंध गंध सांस। का अभाव, ठीक है। नाक टेढ़ी होने से भी दिक्कत होती है। ठीक है। हम्म। नेसल कैविटी। नेसल कैविटी हो सकती है। रनिंग नोज किस में आती है? नाक का ही। रनिंग नोज। स्नीजिंग स्नीजिंग छींके भी आती है। ठीक हो सकती है। लेकिन रनिंग नोज जो है वो इसका पार्ट नहीं है।
स्नीजिंग है, छींक है ना, रनिंग नोज कह सकते हैं, लेकिन सेंसरी डिसऑर्डर्स में ये इसको नहीं कह सकते। उस एरिया का एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो क्यों है, वो किसी अलग प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गया, और क्या हो गया? जीभ, टंग। जीभ। बोलो, बीमारी, टंग की बीमारी क्या हो सकती है? टेस्ट लॉस, टेस्ट नहीं आता। टेस्ट नहीं आना, और हाँ, जीभ पे क्या क्या बीमारी आती है? जीभ टेढ़ी हो जाती है, जीभ टेढ़ी हो जाती है। तो उससे स्पीच सही नहीं आएगी आपकी हाँ, बोलने में। अकलाना और तोतलाना, ये भी इसके, हाँ। है ना, आते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण छाले आ जाते हैं। हाँ, तो कारण दूसरा होगा, वेरी गुड पार्वती जी। हाँ। लेकिन छाले भी आ, ये इसी का एक रोग है, ठीक है। और सलाइवा कम बनना गुरुजी, लार। सलाइवा कम बनता है ना, टेस्ट और डिफरेंशिएशन। है, टेस्ट। टेस्ट डिफरेंशिएशन। ठीक बात है। और दांतों का भी इसी में आएगा आचार्य जी? नहीं। नहीं, दांतों का अलग से आएगा, मुंह के बारे में नहीं बात कर रहे। टेस्ट तो जीभ से आता है, जब हम सेंस की बात करते हैं तो जीभ से आता है। हम्म। ऐसी कुल मिलाकर जो आपको बीमारियां मैंने लिखे हैं आपके पास आपकी बुक में, 27 तक उस समय पढ़ाई थी, 28 से लेकर 61 तक, मतलब 32 बीमारियां आपकी इसके अंदर आती हैं, जो सेंस के संबंध में है ना। यहाँ एक बात आप ध्यान में रखिए, और वो अपने पास लिखिए, केवल इसी चैप्टर को लेकर नहीं, अगले चैप्टर को लेकर भी बात कर रहा हूं, कि जब हम किसी बीमारी के बारे में लिखते हैं या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बीमारी के बारे में पॉइंट बना के लिखना चाहिए। मैंने भी कुछ नाम आपसे, लेकिन क्या क्या होना चाहिए तो वो नोट कर लो। जैसे रोग के बारे में जब कर रहे हैं, तो वो पहले कौन से सिस्टम का रोग है, पहले जानो वो कौन से सिस्टम का रोग है, नंबर एक। दूसरा, उसके लक्षण क्या हैं, उस रोग के लक्षण आपको आने चाहिए। जैसे कहा साइनस, साइनस सेंसरी ऑर्गन डिसऑर्डर्स में आता है, लेकिन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन की बीमारी से होने वाला इन्फ्लामेशन है। शुरुआत में इन्फेक्शन था, बाद में इन्फ्लामेशन आ गया, साइनोसाइटिस हो गया। सिम्टम्स के अंदर भी हमने उसको जानना चाहा, तो क्या तकलीफ आती है, तो नोजल पैसेज के अंदर पेन है, इरिटेशन है, रनिंग नोज है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने उसके सिम्टम्स को पहले जाना, पहले कारण, पहले जाना सिम्टम्स, फिर उसके बाद इसका कारण जाना, आखिर साइनस आया क्यों, क्यों हुआ साइनस। तो शुरुआत में कोई ना कोई इन्फेक्शन जब आता है उसके कारण से साइनस आता है, लेकिन इन्फेक्शन हावी कब होता है, तो हम कारण जब जान रहे हैं तो वो जानेंगे कि इम्यूनिटी अगर कमजोर है किसी व्यक्ति की, तो उसके अंदर साइनस बहुत जल्दी आ जाएगा। तो किसी भी रोग को जानने के लिए, किसी भी रोग की नॉलेज के लिए जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का होना है, करना है। पहले वो किस सिस्टम का रोग है, फिर उसके लक्षण क्या है, फिर उस लक्षण का कारण क्या है, इसके बाद उसका डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या क्या हो सकती हैं, डायग्नोसिस, और इसके बाद में उसका उपचार क्या है, उपचार के बाद उसका आहार क्या है, भोजन, है ना, यानी उसके लिए आहार यानी भोजन। हाँ, और भोजन के बाद फिर उसकी सावधानी क्या है। इस तरह से अगर आपको उस बीमारियों के बारे में लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ आ रही है? क्या क्या बोला मैंने, जरा थोड़ा एक बार बताओ।
कोई भी बताओ, चलो। आचार्य जी पहले आपने बताया एरिया सिस्टम का रोग, कौन से सिस्टम का रोग है, जी और सिम्टम्स क्या लक्षण आ रहे हैं, फिर उन बस लक्षणों का आप दो चीज, कारण। आप दो ही चीज बताओ। सुखमन तुम बोलो, क्या बोला मैंने? आचार्य जी पहले आपने बताया कि सिस्टम, फिर हम्म उसके बाद सिस्टम के बाद आपने बताया कि कहाँ का मतलब प्रॉपर पहले मेरा इन्फ्लामेशन है कि। मेरा प्रश्न क्या था? आचार्य जी आपका क्वेश्चन ये था कि आपने जो एक सिस्टम बताया कि डिसीज को कैसे पहचानना है, मतलब उसका कैसे डायग्नोस का एक काइंड ऑफ तरीका ही है हम्म कि कहाँ से पहले कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम का या कौन से सिस्टम का वो डिसीज है, हम्म फिर उसके बाद किस कारण से आया है वो। हम्म जैसे कि अभी आप साइनस का एग्जांपल समझा रहे थे कि साइनस का इन्फेक्शन के कारण है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हुआ है। हम्म फिर वो जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन क्यों आया है, क्योंकि ये साइनस की प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है हम्म सामने वाले पर्सन की। हम्म और उसके बाद आपने बताया कि ऐसे ये प्रॉब्लम आने का जो कारण है उसका, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट फाइंड करना। हम्म गुड। पार्वती, आपको क्या समझ में आया? पार्वती, हम्म, बोलो, तुमको क्या समझ आया, मैंने क्या पूछा? सबसे पहले रोग का हम सिस्टम, और हाँ हाँ। सिस्टम सिम्टम, उसके बाद फिर उसका कारण और लक्षण। ओके। और नहीं, पहले लेकिन मैंने फिर कारण नहीं बोला, पहले मैंने क्या बोला? लक्षण। क्या बोला मैंने पहले? लक्षण। क्योंकि पहले आप लक्षण जानोगे तभी तो आप कारण पे जाओगे। होता उल्टा है, लोग बोलते हैं कि पहले कारण जानो फिर लक्षण जानो। नहीं, पहले क्या जानो? पहले जानो लक्षण। ठीक है, इसके बाद आप जानो क्या? कारण। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी आप में से किसी एक बीमारी के बारे में जो सेंसरी ऑर्गन से संबंधित है, कोई बता सकते हैं? कोई भी एक बीमारी जो सेंसरी ऑर्गन से संबंधित है, उसके बारे में बता सकते हैं? कैटरेक्ट ऑफ आइस। बोलो, बस कैटरेक्ट ऑफ आइस आचार्य जी। क्या होता है ये? उतना सा डीप में कुछ पता है आचार्य जी, बस थोड़ा बहुत ही पता था। क्या होता है? टिनिटस आचार्य जी कान से रिलेटेड है, उसमें हम्म सुनाई देती हैं। हम्म ठीक। और अब आप जैसे टिनेटस के बारे में बात करेंगे, एक टिनेटस बीमारी कोई अगर हम ले लें, तो टिनेटस में क्या होता है? आवाजें आती हैं। ये सारी दुनिया के अंदर अगर देखें तो अमेरिका के अंदर इसमें सबसे अधिक रोगी टिनिटस के मिलते हैं। अमेरिका के अंदर सबसे अधिक रोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। यानी 50 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। और टिनिटस कान की चोट, कान में मैल, रुकावट, या उम्र के कारण, या सुनने में जो नुकसान है उसके कारण, उसके उसमें से ये आता है। लेकिन एक मेजर कारण है और टिनिटस का आज के समय पर, हियरिंग लॉस भी उसमें से एक होती है, जो आप नोट कर लो, ये टिनिटस के समय आप ध्यान कर सकते हैं। आजकल जो नहाने का तरीका है ना, अमेरिका वाले उस चीज को सर्च नहीं कर पाए। लेकिन मैं, क्योंकि जब अमेरिका गया तब मुझे पता चला कि टिनिटस अमेरिका में सबसे ज्यादा है क्यों। टिनिटस अमेरिका के अंदर सबसे अधिक मतलब है क्यों? तो उसमें है, जो उनका नहाने का तरीका है ना, वो बहुत गलत है। और जितने भी शहर हैं, टिनिटस सबसे अधिक उनके अंदर आती है। जैसे हम नहाते हैं, तो नहाते समय पहले पानी हाथ और मुंह धोने के बाद कंधे पर डालना चाहिए।
इसके बाद सिर पर पानी डालना चाहिए। जैसे ही जब हम नहाते हैं हम पानी सिर पर डालते हैं सीधा, और सिर का पानी कानों के ऊपर से जब निकल के ऐसे आता है, तो डालते ही ऐसे होता है ना, पानी डाला तो ऐसे करके होता है ना, चाहने के बाद भी ये आवाज आती है। और जैसे ही आवाज आती है, कान पानी के छोटे छोटे जो कण हैं वो अंदर जाना शुरू कर देते हैं, और मैल और बाकी चीजें जमना शुरू होती हैं। और उसके ऊपर हियरिंग एड लगा दें या तेज आवाज में सुनना शुरू हो जाए, तो अंदर तो ऑलरेडी चीजें मटेरियल मौजूद है, तेज आवाज और आ गई तो वो हमारी नर्व को गड़बड़ करने का एक बड़ा कारण बनती है। टिनिटस में ही, अकेले टिनिटस जिसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी टिनिटस की बीमारी के लिए जो मुख्य कारण बताते हैं, लक्षण तो ध्यान में ही है। लक्षण का मतलब है कान के अंदर टिन टिन की आवाज आना, घंटियां जैसी बजना, कोई गुनगुनाना, कोई दौड़ रहा है ऐसा। और जैसे ही आप अकेले में होंगे उस समय पर आपको इससे ज्यादा परेशान हो जाएंगे। स्ट्रेस डिप्रेशन भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन इसके कारण भी स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाते हैं जब ये टिनिटस की तकलीफ होती है। तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता व्यक्ति, सोने में परेशानी हो जाती है, इसके कारण से वो अवसाद और डिप्रेशन में चला जाता है। ये मतलब रिसर्च ये कहते हैं कि दुनिया की लगभग 15% आबादी को यह बीमारी है, जिसमें अकेले अमेरिका के अंदर 50 मिलियंस लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। 40 से 80 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को ये बहुत अधिक होती है। लेकिन जैसे मैं एक बीमारी के बारे में बता रहा हूं, ऐसी और बीमारियों के बारे में भी आपने जानना है। जैसे मानो कि उसका मेन कारण क्या है, आखिर इसका मेन कारण क्या है, क्यों होता है। तो ऐसे लोग जो लंबे समय तक ऊंची आवाज में तेज ध्वनि वाली जगह पर रहते हैं, उनके भी जो श्रवण तंत्रिका है ना, जो ऑडिटरी नर्व हैं, उनकी गतिविधि में दिक्कत आ जाती है और वो कभी वो हाइपर हो जाती हैं। मस्तिष्क जब एक जो हमारा ब्रेन है एक निश्चित स्तर पर ही ध्वनि और उत्तेजनाओं को सहन कर सकता है, उसका आदी है। लेकिन जब ये निश्चित स्तर की गतिविधि के लिए वो अभ्यस्त नहीं है, उससे कम और ज्यादा ऐसी स्थिति होने लगती है, तब ये प्रॉब्लम हमारे सामने प्रकट होती है। 65 साल की उम्र में बहुत अधिक होते हैं, लगभग 3 में से 1 वयस्क यानी युवा, उसके कानों में भी ये तकलीफ आती है। तो एक है इसके अंदर कि तेज आवाज, बड़ी तेज आवाज से कुछ चीज सुनी हो उसके कारण आ सकती है। दूसरा, कान में कभी चोट लगी हो। बहुत बार क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे कोई बंदूक चलती है ना, धम ऐसे करके तेजी से आवाज आती है, तो बहुत देर तक आपके कान क्या है, गुम। या कहीं अगर आप देखें तो बम पटाखा चलता है, जो बड़ा बड़ा सुतली बम है ना, अगर उसको फोड़ते हैं तो बम ऐसा करके आता है, तो उससे भी मस्तिष्क की जो नसें हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। जो उसका शॉक ऑब्जर्व करने का जो एरिया है वो बदल जाता है। कान की चोट, कभी छोटा बच्चा होता है ना, कहते हैं ना गाल पे थप्पड़ मारनी नहीं चाहिए, कान पे थप्पड़ मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कान पे थप्पड़ मार देते हैं, और कान पे थप्पड़ मारने के कारण से क्या होता है, उसके कान में दिक्कत आ जाती है। अंदर किसी कारण से मैल था और कान पे थप्पड़ मार दिया, तो उसी समय से उसके कान में डैमेज होगा। धीरे 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 वो टिनिटस के अंदर बदल जाएगा। एक साथ तो नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। लेकिन पहले उसको सुनने में दिक्कत आएगी। फिर कान के मैल में जो रुकावट है ना, कान के मैल की जो रुकावट है, या कान में इंफेक्शन अगर हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा होता है। कुछ दवाइयां भी हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण से ये टिनिटस होती है, जिसमें एंटीबायोटिक हैं, एंटी डिप्रेशन है, कैंसर की बीमारियां हैं, और नॉन
स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी डिजीज भी हैं, जो स्टेरॉयडल तो नहीं है लेकिन नॉन स्टेरॉयडल हैं, वो भी। कहाँ, यहाँ? अतुल पांडे को बता रहा है, आरोग्य एम से अच्छा, ये किनका है? मसाला तो वो नहीं से 5 बार ट्राई कर लिया, उन्हें नहीं जा रहा, पीछे भी कर। अच्छा, ये HUF से जा रहा है। तो एंटीबायोटिक दवाइयों के अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है, जैसे कान है ना, कानों के अंदर जो फ्लूइड है, जब वो फ्लूइड में कुछ गड़बड़ी आने शुरू हो जाती है, उसके बाद भी टिनेटस की आवाज आती है। कभी कभी हमारे कानों में पानी के कारण या मैल के कारण थोड़ा हियरिंग कम होती है, तो देखा होगा बहुत से लोग नाक बंद करके सांस बाहर निकालते हैं। इसके कारण भी जो हमारा कान का इंटरनल सिस्टम है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। कभी कोई ट्यूमर हो सकता है, कभी मेनियस जो डिजीज है, वो भी कान के अंदर की बीमारी है, उसके कारण से भी ऐसी दिक्कतें ये आ सकती हैं। कोई ब्लड वेसल्स भी जो कान के अंदर की है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो भी कान में घंटी बजने की आ जाती है। और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जैसे RA, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, ल्यूपस है। ऐसी बीमारियों के कारण से भी ये कान के अंदर घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन जब बिगड़ जाते हैं, जब ट्रिगर हो जाते हैं, जब नींद ठीक से नहीं आ रही होती है, ऐसी स्थिति में भी ये बीमारी आती है। तो हमने इसके कुछ मेन कारणों को जाना, जिसमें हमने एक स्नान की बात करी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इसको लेकर आती हैं, कुछ ऐसी औषधियां हैं जो इसको लेकर आती हैं, कुछ हमारी आदतें हैं, जैसे आजकल बच्चे बहुत कॉमन ही हियरिंग एड लगा के चलते हैं। उन्हें हियरिंग एड लगा के चलते हैं, उन्हें तो शोरगुल वाली जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे ही अपना शोरगुल साथ लेके चल रहे हैं, है ना। ब्लूटूथ का अधिक प्रयोग करते हैं, कानों के पास ऐसे मोबाइल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो बच्चे एडिक्टेड होते हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत आती है और तनाव के कारण भी आती है। तो अभी हमने बात करी सिम्टम्स क्या हैं टिनेटिस के, लक्षण क्या हैं, और दूसरा हमने बात की इसका कारण क्या हो सकता है। अभी इसी बीमारी को ध्यान रखना, मैं इस बीमारी को लेकर के आपको ट्रीटमेंट लिखा रहा हूं, लेकिन जैसे मैं इसका ट्रीटमेंट लिखा रहा हूं, वैसे ही अन्य सेंसरी जो ऑर्गन की बीमारियां हैं उनके लिए भी लगभग वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। अब मैं डायग्नोज की बात करूं, डायग्नोज कैसे करें, आखिर इसका कारण क्या है, डायग्नोज कैसे करें, तो उसमें सुन करके, पूछ करके, कब से है, पहले व्यक्ति की हिस्ट्री ले। आपको ये तकलीफ कब से है, क्या किसी को चोट लगी सी, किसी ने कोई थप्पड़ मारा, कोई आपको सर्दी जुकाम हुआ, कुछ ऐसा बिगड़ा, कोई अन्य कोई ऐसी बीमारी है, कोई आपने किसी बीमारी के लिए दवाई ली, प्रश्न करके उसके साथ उत्तर लेना और फिर उसके बाद उसका लिखना। लेकिन इसमें रेयर केसेस में इसका कोई टेस्ट है जो ये बताए कि आपको टिनिटस का कारण एक है। क्यों? जो टेस्ट या तो MRI कराएंगे या ऑडिटरी टेस्ट कराएंगे, MRI हो सकता है, ऑडिटरी टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो ऑडिटरी और MRI दोनों ये क्लियर नहीं कर सकते कि टिनिटस इसीलिए है। क्यों? वो मान लो ब्रेन की इंफॉर्मेशन देते हैं, नर्व की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो नर्व तो और भी डैमेज है, पर हाइपर सेंसिटिव तो कान नहीं है। केवल एक ही डायग्नोसिस है कि पेशेंट बोल रहा है कि मेरे कानों के अंदर आवाज आ रही है, दैट्स ऑल। पर रूट कॉज में जाने के लिए हम उससे प्रश्न करके उसका उत्तर ले, तो वहीं से समझ में हमारे को आएगी। ट्रीटमेंट हमारा लगभग सबका एक जैसा है, जिसको आप मेरे साथ नोट कर लीजिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति की दो चीजें चेक करते हैं। हर एक बीमारी में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लगभग ऐसा ही होगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, नोट कर लो। पहला है, अपना अर्धनारीश्वर चिकित्सा के हिसाब से उसकी नाभि चेक करें। तो पहला पॉइंट क्या है, नाभि चेक करें, उसको ठीक करें। नंबर 2,
एसिड अल्कलाइन चेक करें, एसिड अल्कलाइन के हिसाब से उसको फॉर्मूला देकर एसिड अल्कलाइन भी ठीक करें। अब मान लो टेनाइटिस के रोगी को अगर एल्कलाइन बढ़ी है तो क्या देंगे, एल्कलाइन में पेन है तो क्या देंगे, तो 20 FP1 6 FP2 तो किसी को भी देंगे, पर इसको 8 CNS के ट्रीटमेंट देंगे। अगर स्ट्रेस भी है तो भी 8 CNS के ट्रीटमेंट देंगे, पर जिसको टेनाइटिस होता है उसको स्ट्रेस अपने आप आ ही जाता है, उसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है। पर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट देंगे, न्यूगॉल ट्रीटमेंट देंगे, टॉक्सिन रिमूवल ट्रीटमेंट देंगे, मल्टी इवैक्यूएट दोनों में दे सकते हैं, इसमें भी और एसिड वाले में भी। और ईयर पॉइंट घिसाई क्या, ट्रीटमेंट लिखवा रहे थे। हाँ ज्योति आपने लिखा, मैंने आपको पैटर्न बताया कि अगर एल्कलाइन है तो डाइजेस्टिव, न्यूगॉल, लैक्टिक एसिड लार्ज फॉलिक ब्लैक, टॉक्सिन रिमूवल, मल्टी इवैक्यूएट, ये ट्रीटमेंट टिनिटिस के रोगी को अगर एल्कलाइन बड़ी हो तो बहुत अच्छा है। ईयर पॉइंट ये तो देंगे ही सबको। अभी एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड बढ़ा है तो पहले तो वो हम सबको ही देंगे 20 FP1 6 FP2 8 CNS के ट्रीटमेंट, लेकिन चोट लगी है वो मैं चलो बाद में बात करूंगा। अगर मान लो एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर एसिड ट्रीटमेंट देंगे। करेक्ट, एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड ट्रीटमेंट देंगे, एसिड इम्यूनिटी दे सकते हैं, एंटी इंफ्लामेशन दे सकते हैं, मल्टी इवैक्यूएट दे सकते हैं एसिड बढ़ने पर, ये इसके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर बीपी हाई है और टिनेटिस की तकलीफ भी है तो उसको उल्टा टॉक्सिन्स, उल्टा डिटॉक्सिन ट्रीटमेंट देंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट और न्यू इवैक्यूएट देंगे। आचार्य जी टॉक्सिन ट्रीटमेंट मतलब मेरे पास नहीं है, क्या है इस ट्रीटमेंट को बता किडनी पाएंगे आचार्य? क्लियर, किडनी क्लियर जिसको बोलते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है आचार्य, ठीक है। ये तो था। है ना, कोल्ड ट्रीटमेंट और न्यू इवैक्यूएट। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक ट्रीटमेंट देंगे, विटामिन की कमी है तो रिवाइटल ट्रीटमेंट देंगे, डाइजेशन ठीक नहीं है तो डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट देंगे, फास्ट डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जो है ना ये हम इनको अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना ये जो मैंने अगले पॉइंट बोले हैं, डाइजेशन ठीक नहीं है तो ये देना, ये हर रोग में अप्लाई होगा। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो रिवाइटल देंगे, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक ट्रीटमेंट देंगे, अगर चोट लगी है तो चोट वाला ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद आएगा, ट्रीटमेंट के बाद आएगी सावधानी। आखिर टिनेटिस वाले व्यक्ति के साथ हम सावधानी क्या रखें, तो टिनेटिस जो है वो एकांत में ज्यादा तंग करता है, एकांत के अंदर ज्यादा तंग करता है। तो एकांत में तंग करता है तो क्या है, ऐसी जगह पर जहां कोई थोड़ा भजन चल रहा है, थोड़ा म्यूजिक चल रहा है, ऐसी जगह अपने को उस व्यक्ति को रखना चाहिए। हल्का सा म्यूजिक चला के छोड़ो तो हल्का थोड़ी आवाज आने से टिनेटिस वाला थोड़ा दुखी कम होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ना। तो ये है, ऐसे ही ठंडी चीजें उसको नहीं खिलानी चाहिए। जो उसका मूल कारण है, मान लो डिप्रेशन स्ट्रेस उसका मूल कारण है तो उसको उस पर काम करना चाहिए। दवाइयों का कारण है तो दवाइयां रोकनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। तो मूल कारण पर उसके काम करना चाहिए, ये सावधानी ना रखनी ना चाहिए। तो इससे सिर दर्द बढ़े, हटाओ जल्दी, जल्दी हटाओ इसे, इधर से हटाओ। रुक जाओ। ज्योति, पूरी पढ़ ज्योति हाँ जी आचार्य जी। क्या आप अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया?
थेरेपी आपका कर रही थी साथ साथ में। ओके, चलो चलो कोई बात नहीं, आप थेरेपी कर लो, लेकिन क्लास का जब समय हुआ करे ना तो उस समय क्लास लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज थेरेपी। टाइमिंग, अच्छा ये टाइम चेंज हुआ है ना, इसके हिसाब से फिर मैं अच्छा, 4:30 बजे का टाइम फ्री रखती हूँ। ओके ओके, फिर ठीक हाँ, है फिर ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है, आचार्य जी। ठीक है। तो अभी जैसा मैंने आपको एक उसके बारे में बताया, ऐसे ही सेंसरी ऑर्गन की पुस्तक में आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। जो पुस्तक के अंदर सेंसरी डिसऑर्डर है, केवल इतना ही नहीं है कि सेंसरी ऑर्गन के अंदर क्या क्या है, सेंसरी ऑर्गन में जितनी बीमारियां हैं उन सब का पैटर्न वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। आपको कोई प्रश्न है तो पूछो। गुरुजी, अगर स्किन का कुछ प्रॉब्लम है तो भी यही पैटर्न यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल। स्किन की बीमारी कौन कौन सी होती हैं? स्किन में तो तो सब बहुत कुछ हो गया, सोराइसिस हो गया, सोरोसिस। एक्जिमा, हम्म, एक्जिमा वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो गई। नाम बताओ। सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, अच्छा। फोड़े फुंसी भी स्किन में ही होते हैं, खुजली भी हम्म। होती है, हम्म। इरिटेशन भी होता है, ठीक। और रेसेज भी आ जाते हैं स्किन में, हम्म। और सु- हाँ बोलो, ऋतु तुम बोलो। ब्लैक स्पॉट वगैरह भी आने चालू हो जाते हम्म। और मुकुंद जी आप बताओ क्या क्या और हो सकता है? हैं। चिकन पॉक्स की भी प्रॉब्लम रहती है गुरुजी, चिकन पॉक्स। जिसको गांव में एक, जी, जी, सुखमन आप बोलो। आचार्य जी, मैं मतलब ड्राइनेस ऑफ स्किन। स्किन ड्राई हो सकती है। हम्म। तो आचार्य बहुत जी, सारी बीमारियां स्किन में आती हैं जो इन सॉरी सॉरी सर। इन स्किन पर इंफेक्शन भी क्रिएट करने वाली बीमारियां हैं, हैं, स्किन का कलर बदल जाता है, जैसे वाइट स्पॉट्स हैं, हम विटिल को कहते हैं। एक बीमारी और आती है जिसको हम कोड कहते हैं, यानी क्या बोलेंगे उसको अंग्रेजी में? है ना? तो ये के बारे में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका ऐसा ही रहेगा। तो बीमारियों के बारे में आप एक एक बीमारी के बारे में थोड़ा आप बड़े सरलता से पूछिए, गूगल में सर्च करिए। वैसे तो पुस्तक आपके डिटेल में लिखा है, मैंने काफी अच्छा डिटेल में दिया है कि जो सेंट्रल डिसऑर्डर है उसके लिए 28 से लेकर के 61 तक का क्रम जो है वो आपकी इन बीमारियों में है। पेज भी है, 226 से पेज शुरू होते हैं और 432, यानी 106 पेज केवल सेंसरी डिसऑर्डर के बारे में दिया है। बीमारियां तो बहुत अधिक हैं, पर थोड़ा सा आपको दिया जिससे आपको कुछ 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 पता चले कि इस प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। और ऐसी कॉमन बीमारियां मैंने आपको इसमें दी हैं जो नॉर्मली अपने घरों में हमारे आसपास बीमारी होती हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसा मैंने बताया, इसकी पुस्तक के लिए वैसा ही है, केवल इसी के लिए नहीं है। इसलिए एक दिन और मैं डिजीज एंड ट्रीटमेंट लूंगा, इसके बाद में ये डिजीज एंड ट्रीटमेंट का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है? अब आपका कोई प्रश्न है तो बोलो, मेरी तरफ से बात संपन्न होती है। आचार्य जी, हम लोग अभी जैसे ईयर का ही डिस्कस कर रहे थे ना, तो मतलब रिसेंटली एक पेशेंट आया था, उनके कंडीशन मतलब फीमेल थी, उनको सिस्ट हो गया था, ईयर के अंदर सिस्ट हो गया था, कान में? अच्छा। कान में सिस्ट हो गया था, और डॉक्टर ने उनको ऑपरेट करवाने के लिए बोला है, पर हमने मतलब बोला कि मतलब हम लोग, मैं उनको मल्टीवा कोएट और उसके अलावा इम्यूनिटी ट्रीटमेंट ये सब चीजें मैं दे रहा था। हम्म। और क्या किया जा सकता है आचार्य जी उसके अलावा?
कान के अंदर इन्फेक्शन है तो केवल इम्यूनिटी ट्रीटमेंट से नहीं, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देने से बात बनेगी। ऐसे ही N4 N6 कर देना पड़ेगा, लगातार देना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और 2 N3 अगर सिस्ट है तो 2 N3 उसमें अप्लाई कर लो। एसिड ठीक है अल्कलाइन सर। बैलेंस कर लो, एसिड अल्कलाइन बैलेंस कर लो। ठीक है सर जी। ठीक है, ये है। ठीक है, चलो, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। होमवर्क में जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा उसका अध्ययन करके आना। किसी ने कोई पूछना है तो बोलो। एनी क्वेश्चन? आचार्य जी, रूमेटेड अर्थराइटिस में ट्रीटमेंट क्या देंगे हम? हाँ, रेमेटोइड अर्थराइटिस अगर है तो, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, तो जी सर। पैटर्न आपका वही है जो मैंने आपको बताया। पहले क्या करो, पहले 20 Epi1 6 Epi2 देने के बाद उसकी पहले नाभि सेट करो। देखो Epi5 देखने के बाद नाभि सेट करो, फिर एसिड अल्कलाइन निकालो। ज्यादा अच्छा रेमेटोइड अर्थराइटिस के लिए है न्यू प्लेनेट ट्रीटमेंट। न्यू प्लेनेट, वो अगर लेफ्ट फोर्थ फिंगर में पेन है इसके अंदर, और आपने न्यू प्लेनेट ट्रीटमेंट दे दिया, तो तुरंत इमीडिएट उसके अंदर उसमें रिलीफ आएगा। ठीक है ना? और बाकी सपोर्टिंग में, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत अधिक हो रखी होती है, तो जी एंटी इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है। एंटी इन्फ्लामेशन के साथ कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट इनके लिए अच्छा है, रिवाइटल ट्रीटमेंट इनके लिए अच्छा है। लेकिन मेजर ट्रीटमेंट क्या है? न्यू प्लेनेट जी रिमेटोइड सर। आर्थराइटिस के लिए। ठीक है, थैंक यू आचार्य। ठीक, करें कक्षा समाप्त। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि भवेत्। ओम शांति शांति। सब अपनी बुक निकाल करके, और उसके बाद मुझे कुछ बताओ भी। एक सेशन और इसमें लूंगा मैं आपका। अभी जो नेक्स्ट है ना, वो इसी पर लूंगा, डिसीजन ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, चलिए, ओके मीनू जी, ओवर टू यू। मीनू जी, हेलो मीनू। मीनू जी आपको, हाँ जस्ट अभी मीनू जी ऑन करेंगी आपका सब्जेक्ट। जी, मीटिंग। मीनू जी, क्लास मीनू जी। ओके ओके मीनू जी, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। सारे जी एक रिक्वेस्ट थी, मीनू जी को बोलो रिकॉर्डिंग डाल दिया करे प्लीज, दोबारा देखना हो तो नहीं देख पाते हम। हाँ, मीनू जी सुन रही होंगी शायद क्लास। मीनू जी क्लास सुन रही होंगी, ठीक है। आप जी मीनू जी को बता दीजिए, वो डाल देंगी। मीनू जी इनको रिकॉर्डिंग डाल देना। सुन रही हो सर? ठीक है, ओके। जी।